हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं और एक वीडियो हिंदी साहित्य का जो आपके नेट यूजीसी जेआरएफ इन सब के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो अभी हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपभ्रंश के बारे में, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अवहट्ट के बारे में, अवहट्ट भाषा के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा विश्व भाषा के बारे में, उसके बाद हम आए संस्कृत के बारे में जो 2 टाइप्स की थी। ठीक है, वो कौन कौन से टाइप्स थे आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको याद है तो। संस्कृत के बाद हमने देखा पाली भाषा, फिर प्राकृत, अब हम चल रहे हैं अपभ्रंश पे। तो अपभ्रंश का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे अवहट्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से लेके 11वीं शती तक इस समय को उन्होंने क्या बोला, अपभ्रंश का स्वर्ण काल बोला। यानी कि इस टाइम पे ना इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था ये भाषा, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता था, लोग इसका यूज़ करते थे। कब से, तो 7वीं से 11वीं शती तक। ओके, और इसके जो सबसे बड़े विद्वान या हम बोल सकते हैं उन्हें व्याकरण यानी उसके बारे में जो उन्होंने व्याकरण, उन्होंने उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो उसका प्रॉपर रूल रेगुलेशन जो व्याकरण है उसको, व्याकरण को सबसे बड़ा कौन बोला जाता है, किसको, हेमचंद को। हेमचंद ने इसका प्रॉपर क्या दिया है, व्याकरण दिया है। राम शर्मा और मार्कंडेय ने, तो राम शर्मा और मार्कंडेय इन दोनों ने बोला है कि अपभ्रंश की जो एक प्रकार है वो क्या है, प्राच्या। प्राच्या को अपभ्रंश का एक प्रकार बताया है। ठीक है, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है कि अपभ्रंश ये जो भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति है। यानी कि अपभ्रंश भाषा जो है वो आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति है, यानी कि एक स्टेप है जो अपभ्रंश की वजह से ही आर्य भाषा के उसका विकास हुआ। इनके अनुसार, यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 6वीं से 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। तो हमें पता है कि संस्कृत के बाद सारी भाषाएं निकली हैं। संस्कृत के बाद फिर पाली आई, उसी से फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि प्राकृत से ही, जैसे प्राकृत का है ना, वैसे ही उसी तरीके से अपभ्रंश का भी रूप रहा होगा। ठीक है, ऐसा माना है इन दोनों ने। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे शौरसेनी प्राकृत है ना, वैसे ही शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, यानी कि जैसे इसके प्रकार है जो वही वही अपभ्रंश में भी होगा। यानी कि हर एक अपभ्रंश का हर एक प्राकृत का हर एक अपभ्रंश रहा होगा, ऐसा वो मानते हैं। और पैशाची अपभ्रंश को, ठीक है, पैशाची अपभ्रंश को केकय भी कहा जाता है। सिंगली के आदि रूप को एलूब कहा जाता है। और फिर मागधी अपभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ। आप देखोगे कि जो बंगाल की भाषा है और जो बिहार की भाषा है काफ़ी कुछ मिलता जुलता रहता है उनका प्रोनाउंसिएशन भाषा का। तो दोनों कैसे है, अब मागधी कहाँ का है, यानी कि वहीं का है। ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, पाटलिपुत्र का। ठीक है, पटना का अभी जो है, तो वहाँ की जो भाषा है आप देखोगे तो उस तरीके से वहाँ की भाषा कैसे मैच होती है। तो मागधी अपभ्रंश से ही बांग्ला का विकास हुआ है। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। तो पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नाम का एक ग्रंथ है उसकी रचना की। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, साहित्यिक रूप से अपने विकास और अपने विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली कौन सी भाषा है, शौरसेनी प्राकृत है, जो अपभ्रंश भाषा से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। अपभ्रंश ग्रंथ, अपभ्रंश काव्य की रचना लाल चंद्र गांधी ने की थी। यानी अपभ्रंश ग्रंथ है एक, जो क्या नाम है उसका, अपभ्रंश काव्यत्रयी। इसकी रचना लालचंद गांधी। ये जो देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आप हाईलाइट करते जाइए या फिर नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अगर बनाते हैं उसमें भी कन्फ्यूजन होगा। तो कुछ चीज़ें तो आपको बाय हार्ट करनी ही होंगी। ठीक है, अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। जो सिद्ध कवि हैं
तो अपभ्रंश का ही अर्धमागधी रूप है, ठीक है, अर्धमागधी। ओके, हमने यहाँ पे भी पढ़ा ना, यहाँ पे अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे सिद्ध कवि भी हुए, उनका विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, यानी कि उकार का मतलब क्या कि ऊ वाला, ठीक है, ऊ जिसमें ऊ की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे अवधि में क्या हो गया, लिखूं, यानी लिख का लिखू हो गया, लिख का। बैठ का बैठू हो गया, काल का कालू हो गया। तो ये क्या है, ये सभी के सभी अपभ्रंश से गृहीत हैं, सब के सब अपभ्रंश से ही हैं, लिया गया, सभी के सभी अपभ्रंश का ही एग्जाम्पल है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा, जो खस भाषा है तो वो क्या है, वो भी तो पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी हिंदी जो है वो अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। खस को दरद नाम से भी जाना जाता है, ये याद कर लीजिए, इसके पहले भी दरद नाम आया है 2-3 बार। तो खस को ही दरद कहा जाता है, और खस क्या है, अपभ्रंश का ही एक हिस्सा है, भ्रंश से ही आया है, और ये पहाड़ी हिंदी भाषा का विकास हुआ है खस का, और उसी के नाम क्या है, दरद। कोंकणी भाषा, जो हमें पता है कि कोंकण रीजन जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, कोंकण रीजन, कोंकण क्षेत्र जो है वो भी कैसे हुआ, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा, यानी जो छंद है इसका अपभ्रंश का वो कौन सा है, दोहा है। अपभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग्वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अवहट्ट पे। अवहट्ट का यहाँ पे देखिए समय दिया गया है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। अवहट्ट भाषा का समय माना गया है 900 ईस्वी से 1100। साहित्य में 14वीं शती का इसका प्रयोग होता रहा, 14वीं शती तक। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था, ये पुरानी हिंदी के जैसा है, पुरानी हिंदी मतलब उससे काफ़ी सिमिलर है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसने कहा, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर यानी ज्योतिरीश्वर ठाकुर में मिलता है, यानी इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो कहाँ मिलता है, वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर में मिलता है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। संदेश रासक अद्यमान में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ट माना है। बहुत सारे नाम हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट्ट का उपयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी क्या बोलते हैं, अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा मानते हैं। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट्ट के रूप में। हमने पहले क्या देखा था, अपभ्रंश को ही अपभ्रष्ट बोला गया था, किसी ने अवहंस बोला था। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी, जैसे भी ज्ञानेश्वरी हमें पता है कि महाराष्ट्र के कवि थे बहुत बड़े, ठीक है, संत ज्ञानेश्वर। तो अब ज्ञानेश्वरी जो लिखा है ज्ञानेश्वर ने, तो ये क्या है, अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं इसे, ज्ञानेश्वरी को, जो संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है महाराष्ट्र के हैं। तो अभी राउलवेल ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, इसे किसने लिखा है, रोड कवि ने। अवहट्ट के 3 प्रकार माने गए हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। ये 3 प्रकार याद कर लीजिए। उक्त व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ट के मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा, ठीक है। और प्राकृत पैंगलम में पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है। हमने देखा पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी, तो जो प्राकृत पैंगलम है इसमें पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है, ये जो है बुक। डॉक्टर तगारे ने कर्ता ए की विभक्ति को अवहट्ट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। अपभ्रंश यानी अवहट्ट में घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती है। पुरानी प्रारंभिक हिंदी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हमने क्या देखा था कि जो अवहट्ट भाषा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था कि
नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने बोला था कि अवहट्ट भाषा क्या है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। तो बीच की ही कड़ी हुई ना। हमने क्या देखा, पहले अपभ्रंश देखा, फिर हमने देखा क्या, अवहट्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं पुरानी यानी प्रारंभिक हिंदी कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोनों की बीच की ही कड़ी हुई ना, बीच में आया अवहट्ट, पहले अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर आई पुरानी प्रारंभिक हिंदी। तो ये जो भाषा किसने, ये लाइन किसने बोली है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है, यानी कि परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हुए उसमें। 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टता दिखाई पड़ती, यानी कब, 8वीं 9वीं शताब्दी में। तो सिद्धों की भाषा से हमें अपभ्रंश से निकली, यानी अपभ्रंश से ही क्या निकली है, हिंदी। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं, और पौमचरियू में भी उदीयमान हिंदी के चिटपुट उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत रिलेटेड है, बहुत ही मतलब, क्योंकि हिंदी उसी से आई है, तो उसके उदाहरण तो मिलेंगे ही, ऑब्वियस है। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। ठीक है। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। सजन सकारे जाएंगे हिंदी में ही आ रहा है। नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन करे, भोर कधौ न होए। ठीक है। अब इस दोहे में भी मतभेद है। तो कोई कोई बोलता है कि शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने इसको लिखा है, ये दोहा है, किंतु यहाँ पे कुछ दिया गया है ये जो, उसके अनुसार इसके अमीर खुसरो को ही इसके लिए माना जाता है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स गिवन है। हरदेव बारी ने लिखा है, हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कवि कृत राउल वेल एकमात्र ऐसी कृति है, ऐसी रचना है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी, खड़ी बोली, दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है, और यही 3 भाषाएं ऐसी जिनकी परंपरा आगे चली है ना, अभी भी चल रही है। बाकी क्या इनमें डिफरेंस है, क्या संबंध है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आप इजीली देख पाओ। आपके सिलेबस रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल हो और आप चाहते हैं कि मैं उसे प्रोवाइड करूँ, कमेंट में बताइए। ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी, उसे करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है। सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को, हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है, हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, सपोर्ट कीजिए, चैनल कीजिए। ओके।